हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर सीरीज़ का। ये हमारा अगला पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, आईसीटी का। यह हमारा पार्ट 1 वीडियो लेक्चर रहेगा। इसमें हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये आपकी यूजीसी नेट एग्जाम या फिर आप सीजी सेट एग्जाम या अदर स्टेट के सेट एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो यह हमारा आज का क्या रहेगा, पार्ट 1 रहेगा आईसीटी का, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से। यह हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आईसीटी से संबंधित ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आईसीटी। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे लिए यही बन जाता है कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है ना। कभी कभी हम इस चीज़ों को भी हम नहीं जानते, एग्जाम में हम कन्फ्यूजन हो जाता है हमें। तो आईसीटी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो नहीं है, इंटेरा कॉमन टेक्नोलॉजी भी नहीं है, क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इसका फुल फॉर्म होता है। तो पहला का आंसर क्या होगा, पहला का आंसर सी। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयुक्त परिभाषा है, समझिए इसको। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रसंस्करण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के यूज को बताता है सूचना को प्रोसेसिंग करने के लिए। पहला। दूसरा स्टेटमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी उपयोगी जानकारी के वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करती है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या प्रोसेसिंग है, इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही जा रही है ना। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की यूज करके हम सूचनाओं का प्रोसेसिंग करते हैं, इसमें बोल रहे हैं हम उसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी कई प्रकार की सूचनाओं के भंडारण के लिए, पुनर्प्राप्ति के लिए, प्रसंस्करण के लिए, वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करती है। तो इस जो थर्ड वाले जो स्टेटमेंट है ना, इसमें सभी चीजों को इंक्लूड कर दिया गया। आप देखिए यहाँ पर, है ना, क्या लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज, रिट्रीवियल, है ना, प्रोसेसिंग के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी काइंड। तो विभिन्न प्रकार के सूचनाओं का भंडारण, पुनर्प्राप्ति, प्रसंस्करण, वितरण, प्रोसेसिंग, हर एक चीज के लिए जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की यूज को उपयोग को संदर्भित करती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि ए और बी स्टेटमेंट क्या है, कुछ डायमेंशंस को ही उसका बता रहा है ना, कुछ पॉइंट्स को बता रहा है, लेकिन सी क्या है, पूरे पॉइंट्स को कवर कर दिया। लास्ट भी देख लेते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की कई प्रकार के सूचनाओं के प्रसंस्करण के लिए भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करती है। तो गलत बात है ये। क्या यूज करती है वो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाता है। तो स्टेटमेंट ए और बी नॉर्मल स्टेटमेंट था, कम यूज की बात किया गया। स्टेटमेंट जो लास्ट है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, वो भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पे बात कर दिया है ना, ये जबकि नहीं है, जबकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है इसका, कि सूचनाओं का स्टोरेज के लिए, रिट्रीवियल के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जब यूज करके उसका उपयोग करते हैं ना, उसको बोलते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे यूज होता है। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, हमें सही कथन चुनना है। किसी छात्र को किसी विषय को सीखने में कठिनाइयों का निदान करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। तो डेफिनेटली किया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण कंप्यूटर की सहायता से किया जा सकता है, बशर्ते कोई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो। तो अगर आपको साइकोलॉजिकल कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं लोगों में, मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण कर रहे हैं लोगों का, तो आपको कंप्यूटर से भी कर सकते हो। बस उसके लिए क्या चाहिए, हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर अगर हमारे पास डेवलप्ड हो चुका है तो हम कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट अभी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, निर्देशों के एक सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। तो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। ये भी स्टेटमेंट सही है। प्रोग्राम क्या है, निर्देशों के एक सेट है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं, द एक्रोनेम रैम यूज्ड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी स्टैंड फॉर। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जब कभी भी आएगा ना आपको फुल फॉर्म वाला, तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि आप उसको इंग्लिश में ही याद रखें, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में ही रखें। क्योंकि जब फुल फॉर्म की जब हम बात करते हैं ना, तो इंग्लिश में हमें उसको समझना ज़्यादा आसान है। जैसे आर से है तो रैंडम, ए से है तो एक्सेस, एम से है तो मेमोरी, लेकिन हिंदी में वो कन्वर्जन दूसरा हो जाएगा। इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को, जो मैक्सिमम चीज़ें जो हमें इंग्लिश में पता होनी चाहिए, है ना, उसको मैंने यहाँ पर हिंदी में मैंने नहीं बताया है। ठीक है, हिंदी में कन्वर्ट मैंने नहीं किया है, तो इसको आप समझेंगे। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं बता दूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, रैंडम एक्सेस
मेमोरी। अब देखिए आपके पास रैम और रोम होता है ना, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। तो रोम इसका इंटरनल स्टोरेज की जैसा है, लेकिन रैम जो होता है ये आपका ना करंट सिचुएशंस को मैनेज करने का काम करता है। जैसे समझिए आप किसी भी लैपटॉप को ओपन करते हैं, किसी भी मोबाइल को जब आप ऑन करते हैं तो ऑन करने का टाइम जो यूज़ होता है सॉफ्ट स्टोरेज वो कहलाता है रोम। रोम का स्टोरेज यूज़ होता है ऑन और ऑफ में, लेकिन रैम का भी यूज़ होता है जब एक बार कंप्यूटर ऑन हो जाता है उसके बाद हम जितने सारे टैब्स उसमें ओपन करते हैं, या मोबाइल में भी जितने अलग अलग बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को जब ओपन करते हैं ना, तो वो सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखना और उसको रन कराने में काम रैम का यूज़ होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो 8 GB रैम हम बोलते हैं ना, 8 GB रैम का है कि 4 GB रैम का है कि 6 GB रैम का है। तो जितना ज़्यादा रैम का अगर मोबाइल आप लिए हैं ना, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो स्मूथली चलेगा। क्योंकि बहुत सारे टैब, बहुत सारे पेजेस को ओपन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रैम अच्छा होना चाहिए। तो रैम क्या है, एक वोलेटाइल है। वोलेटाइल है मतलब परिवर्तन हो सकता है इसमें, है ना। लेकिन रोम क्या होता है, फिक्स होता है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, इसको आगे भी समझेंगे अभी। तो सबसे पहले रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोनों क्या है, रैम और रोम स्टोरेज है ना। और रोम का फुल फॉर्म क्या है ये भी बता देते हैं, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, मेमोरी। चलते हैं आगे। द एक्रोनेम इनसेट स्टैंड फॉर, मतलब इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं बता दूं इसको, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाए सैटेलाइट के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट होता है। क्या होता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट को बोलते हैं इनसेट, जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया हुआ सैटेलाइट का नाम था। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, पूछा गया है। तो कंप्यूटर एक विद्युत मशीन है, पहला स्टेटमेंट। कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता, सिंपल सी बात है, कंप्यूटर खुद से नहीं सोचता ना। जब तक उसको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, कुछ उस पर प्रोग्राम नहीं करेंगे, तब तक कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता। तो पहला स्टेटमेंट, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एरर फ्री, कंप्यूटर सूचना को त्रुटि मुक्त संसाधित कर सकता है। अगर आपने सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली बताया हुआ है तो कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है, वो डायरेक्टली आपको बिना एरर फ्री आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। कंप्यूटर किसी भी लंबाई के डेटा को रख सकता है, मतलब कितनों भी ज़्यादा का लंबाई मतलब यहाँ पर अमाउंट की बात किया जा रहा है ना। तो कंप्यूटर कैन बी होल्ड डाटा फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, तो कितने भी समय के लिए किसी भी डाटा को कंप्यूटर रख सकता है। तीनों स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत है कि कंप्यूटर एक विद्युत मशीन है बोला गया है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, जबकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है। क्या है वो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इस चीज को आप याद रखेंगे, क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो पहला स्टेटमेंट इसकी विशेषता नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है, कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, विशेषता नहीं है पूछा है तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, इन वेब सर्च, जब हम किसी भी गूगल, जैसे गूगल में जाकर के हम लोग जो सर्च करते हैं वेब में जाकर के, है ना, तो फाइंडिंग ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विथ वेरी लिटिल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज टर्म्ड। जब हम कंप्यूटर में जब कुछ हम सर्च करते हैं गूगल में, तो देखे होंगे आप लोग, अगर नॉर्मली यूट्यूब अगर ऐसे लिख देते हैं आप, है ना, तो उसमें बहुत सारे यूट्यूब से संबंधित बहुत सारे आपको अलग अलग पेजेस मिल जाता है, अलग अलग लिंक मिल जाते हैं बहुत सारे। तो जबकि हमने लिखा है एक वर्ड यूट्यूब, बट उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी हमें वेब सर्च में मिलता है। इसको क्या बोला जाता है, बोला जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं वेब पेज में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी के साथ बड़ी संख्या में दस्तावेज ढूंढना कहलाता है पुअर रिकॉल कहलाता है। इसको भी आप इंग्लिश वर्ड में ही याद रखेंगे, है ना, पुअर रिकॉल कहा जाता है। ठीक, कम जानकारी देकर के बड़ी संख्या में जब दस्तावेजों को ढूंढा जाता है ना, वो क्या कहलाता है, पुअर रिकॉल। ठीक है, तो 7 का आंसर है फर्स्ट। अगला देख लेते हैं, अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का उपयोग करना कहलाता है। यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवियंसेस इज कॉल्ड, मतलब आपके अगर कुछ शिकायतें हैं तो जिस भी वेबसाइट का यूज़ किया जाता है, जिस भी माध्यम से आप उसको अप्लाई करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइबर वेंटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, साइबर वेंटिंग कहते हैं। याद रखना, साइबर वेंटिंग वर्ड क्या है, अपनी शिकायतों को वेबसाइटों का उपयोग करना कहलाता है। अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए जो वेबसाइट को यूज़ करते हैं हम लोग ना, उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर वेंटिंग कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, छोटा छोटा टर्म्स है आईसीटी में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए डेफिनेशन पूछा गया यहाँ पर, उस केस में हमने क्या देखा था, विशेषताएं के बारे में देखी थी, है ना, देख लेते हैं। तो कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन। देखिए फिर यहाँ पर क्या पूछा गया है, कंप्यूटर इज ए मशीन, जबकि कंप्यूटर मशीन नहीं है। मैंने बोला था कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, पहला चीज, है ना।
अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यहाँ तक तो सही है, दैट कैन स्टोर रिट्रीव प्रोसेस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो समझ में आ गया आपको। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों डेटा को जल्दी और सटीक रूप से संग्रहित, पुनर्प्राप्त और संसाधित कर सकता है। ठीक है, देखते हैं। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर रिट्रीव एंड क्विकली प्रोसेस ओनली क्वालिटेटिव डाटा। देखिए यहाँ पर क्या वर्ड किया है, ओनली यूज कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए ना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो केवल मात्रात्मक डाटा को संग्रहित, पुनर्प्राप्त और त्वरित कर सकता है, लिखा है ना। तो कंप्यूटर के पास ऐसा नहीं है, केवल वर्ड यूज नहीं है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में क्या है, चाहे क्वालिटेटिव डाटा हो, मात्रात्मक डाटा हो, कि आप वो गुणात्मक डाटा हो, सबको वो प्रोसेसिंग कर सकता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। और फोर्थ स्टेटमेंट फिर बोला कंप्यूटर इज ए मशीन, तो ये भी गलत है। तो जहां जहां कंप्यूटर इज ए मशीन में तो गलती है फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट। और जो सेकेंड और थर्ड में क्या था, थर्ड वाला क्या है, ओनली लगा दिया है, मतलब उसके जो उपयोगिता है उसको कम कर रहे हैं ना वो, कि केवल वो गुणात्मक या मात्रात्मक को ही कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में इतना पावर है कि वो चाहे क्वालिटेटिव डाटा हो चाहे क्वांटिटेटिव डाटा हो, सभी को वो प्रोसेस कर सकता है और सबको, है ना, आगे रिट्रीव स्टोर कर सकता है, हर एक चीज कर सकता है। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, बी। बी इज द करेक्ट आंसर, इस चीज को याद रखें, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला है लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या है, LAN। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए अब ये सब किसके लिए यूज होता है, ये सब आपको अलग अलग नेटवर्क जो एरिया में कनेक्टेड हो गया, आप नेट चला रहे हैं किसी के साथ कनेक्ट करके ना, वो सब क्या कहलाता है, लैन वायर, है ना। जैसे वर्ड हम यूज भी करते हैं लैन वायर। तो बहुत सारे एरिया होते हैं, जैसे पैन होता है, एक होता है लैन होता है, एक होता है WAN होता है, एक होता है MAN। इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। पैन होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, याद रखना, पर्सनल मतलब आप खुद का अपना ही वाईफाई बनाए हैं और आपका यूज़ कर रहे हैं उसको, है ना, ये कहलाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जब कुछ एक बिल्डिंग है, एक मान ली घर में जितने भी कनेक्शन आप चला रहे हैं वो सब क्या कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब थोड़ा और बड़ा जगह हो गया, है ना, जहाँ पर ये जैसे कोई एक संस्था है या फिर संस्था के अलावा 2-4 बिल्डिंग्स कनेक्टेड है, तो बड़ा एरिया हो गया, तो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी मैंने बता रहा हूँ। मेन का होता है मेट्रोपॉलिटियन, मेट्रोपॉलिटियन, है ना, एरिया नेटवर्क। तो ये और इससे बड़ा एरिया की बात हम करेंगे तो MAN यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, नेटवर्क का नेटवर्क है ये, है ना, नेट का लिए नेटवर्क जो हम चलाते हैं। तो पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वेन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, और MAN मतलब मेट्रोपॉलिटियन नेटवर्क। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर 10 का क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब B। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। DPI स्टैंड फॉर, DPI क्या है, तो DPI होता है डॉट्स पर इंच। क्या होता है, डॉट्स पर इंच। ठीक है, तो पहले ये प्रिंटर में यूज़ होता था डॉट्स पर इंच, अब उसको क्या यूज़ करते हैं हम लोग, PPI यूज़ करते हैं, पिक्सल पर इंच। क्या होता है, पिक्सल पर इंच आपका आजकल इसका इस फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जो DPI यूज़ करते थे अब क्या हो गया, PPI के फॉर्म में, पिक्सल पर इंच के फॉर्म में हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो 11 का आंसर हो गया फर्स्ट। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं, ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर ईच कैरेक्टर हैज ए AISCI वैल्यू विच स्टैंड फॉर। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रत्येक अक्षर का एक ASCII मान होता है जिसका अर्थ होता है। तो कीबोर्ड में जो भी जितने भी वर्ड्स हैं उसके लिए, है ना, अलग अलग एक वैल्यू है। जब आप कंप्यूटर में कुछ भी, कीबोर्ड में जब कुछ भी आप टाइप करते हैं ना, तो कंप्यूटर उसको अपने अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करता है। तो उसका कुछ यूज़ है बोल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, AICI वैल्यू है उसका, है ना। तो उसी को फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका होता क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको, इस चीज़ को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर के सेट एग्जाम में भी देखेंगे तो, है ना। तो क्या होता है, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, डबल आई है ना, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रखेंगे, इंटरचेंज है ये। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन 12 का। अगला क्वेश्चन, डेटा को बैंकिंग स्टोरेज माध्यम पर सहेजा जा सकता है जिसे कहा जाता है। तो डाटा कैन बी सेव ऑन बैकिंग, बैकिंग मतलब बैकअप प्लान के लिए, है ना, बैकिंग स्टोरेज मीडियम, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, इसको बोलते हैं CDRW, इस फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है CDRW, है ना। तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 13 का आंसर क्या है, 13 का आंसर है C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच कीप्स पेरिफेरल्स अंडर इट्स कंट्रोल इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो बाह्य उपकरणों को अपने नियंत्रण में रखता है क्या कहलाता है? तो सिंपल सी बात आपको पता होगा, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखना है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है, इन देखिए इन सब चीज़ों को मैंने इसीलिए इंग्लिश वर्ड में ही लिखा है ना, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों को इसी प्रकार से जब याद रहेगा ना तो हमें ज़्यादा आसानी से एग्जाम में हम आंसर कर पाएंगे। क्योंकि आंसर जब क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। तो आप कोशिश करें कि जो वर्ड्स हैं फुल फॉर्म्स हैं उसको आप इंग्लिश में ही पढ़ें, है ना, इंग्लिश में ही उसका फुल फॉर्म को याद रखें। ठीक है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स को। अब देख लेते हैं सीडी रोम। अब देखिए सीडी रोम का फुल फॉर्म मैंने सीडी का बताया था कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और रोम का भी मैंने बताया था क्या होता था? रीड ओनली मेमोरी। देखिए रीड ओनली मेमोरी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन सब चीज़ों को भूलना नहीं। सी मतलब यहाँ पर कॉम्पैक्ट ही है, कॉम्पैक्ट। कंप्यूटर वर्ड यूज़ नहीं करना है, कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए आप जितना अच्छे से सब समझे रहेंगे ना उतना आपको आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW रिप्रेजेंट, मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा क्या होता है? वर्ल्ड वाइड, सॉरी डी ऑप्शन ना, वर्ल्ड वाइड वेब। 16 का आंसर क्या होगा? डी, वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म होता है WWW का। ठीक है, अगला देख लेते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन, VYSIWYG डिस्क्राइब द डिस्प्ले ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन स्क्रीन, इट विल एक्चुअली प्रिंट। अगर स्क्रीन पर दस्तावेज के प्रदर्शन का वर्णन करता है, ये है ना, जैसा कि वह वास्तव में मुद्रित होगा, इसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या हो रहा है? मतलब ये व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसका मतलब क्या है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। देखिए एक एक वर्ड का फुल फॉर्म इसमें है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। 17 का क्या हो जाएगा आंसर? बी। चलते हैं 18, इरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर में कुछ भी अगर त्रुटि आ जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको मिस्टेक्स नहीं बोलते, ना फॉलिस नहीं बोलते, ना स्पैम नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग्स बोला जाता है जब कंप्यूटर में कुछ त्रुटियां या एरर आ गई तो। ठीक है, इस चीज को भी याद रखेंगे आप। ए कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड। निम्नलिखित को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करने के लिए कंपाइलर का उपयोग किया जाता है जिसे निष्पादित किया जा सकता है। तो कंपाइलर का काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर को क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वही काम किसका है? कंपाइलर का काम है। तो आंसर क्या होगा? इसमें पूछा गया कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। तो सिंपल से किसको कन्वर्ट करता है? वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर क्या करता है? कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आंसर क्या है इसका? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इस चीज को भी याद रखेंगे। सब चीज के बारे में जानकारी भी दिया जा रहा है आपको, ताकि आपको मैक्सिमम चीजें पता चले और इसके आधार पे आप क्वेश्चंस बना पाएंगे, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं? इसमें नेटवर्क डिवाइस नहीं है। ठीक है, नेटवर्क डिवाइस नहीं है। राउटर है, आपको पता है राउटर से क्या प्रोड्यूस होता है? अलग अलग वाईफाई नेटवर्क। तो राउटर भी है, स्विच भी नेटवर्क डिवाइस है, और आपका हब भी है ना। हब राउटर से भी अगर बड़ा रूप में देखेंगे तो हब कहलाता है ना। तो नेटवर्क डिवाइस। लेकिन सीपीयू क्या है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये नेटवर्क डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर भी दो टाइप्स होता है, एक लीनियरली चलता है, एक लीनियरली नहीं चलता है। तो इसमें वही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक डेटा संरचना नहीं है। तो एरे जो होता है ये भी एक रैखिक है, क्यूब जो होता है कतार ये भी एक रैखिक है, स्टैक भी एक रैखिक है। जो बाइनरी ट्री है ना ये आपका रैखिक डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। इस चीज को भी याद रखेंगे। 21 का आंसर है बी। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। बीट के बारे में बात करते हैं। बीट स्टैंड्स फॉर, बीट क्या होता है? तो बीट होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बीट बाइनरी डिजिट होता है। इस चीज को भी याद रखेंगे। ये स्टोरेज का सबसे छोटा डिवाइस है ना। जैसे हम बात करते हैं 1 बाइट, 1 बाइट होता है वो कि 8 बीट्स के इक्वल होता है। किसके? 8 बीट के इक्वल। अब उसके बाद 1 KB, किलो बाइट बोलेंगे तो क्या होगा? 1024 बाइट्स होगा ये। फिर उसके बाद 1 MB बोलते हैं हम लोग, मेगाबाइट, तो उसको क्या बोलेंगे? 1024 किलो बाइट्स। ठीक है, उसके बाद 1 GB बोलेंगे तो 1024 मेगाबाइट। उसके बाद 1 TB बोलेंगे तो 1024 आपका हो जाएगा गीगा बाइट्स। तो सबसे छोटा 8 बिट्स होता है,
उसके बाद बाइट्स होता है स्टोरेज डिवाइस में ना, उसके बाद किलो बाइट्स, उसके बाद मेगा बाइट्स, उसके बाद गीगा बाइट्स, और उसके बाद लास्ट में क्या है हमारा टेरा बाइट्स। सबसे बड़ा क्या है टेरा बाइट्स। ठीक है, तीन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। सबसे छोटा क्या है बिट्स, बिट्स का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट, सभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा बाइनरी डिजिट। ठीक है, तो बी यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग, मैंने बताया ना अभी क्या है टेराबाइट, सबसे किलो बाइट है ना, उसके बाद मेगाबाइट, फिर उसके बाद जीबी होता है गीगाबाइट, फिर लास्ट में होता है आपका टेराबाइट। आप लोग देखे होंगे इतने एमबी का स्पीड दे रहा है, तो एमबी मतलब क्या बड़ा है थोड़ा सा केबी से, है ना, केबी से तो बड़ा हम जानते हैं 300 केबी की स्पीड बोलते हैं, फिर बोलते हैं हम इतने एमबी का है, एमबी से बड़ा जीबी होता है स्टोरेज में और ज़्यादा, उसके बाद टेराबाइट्स होता है। मैंने यहाँ पर बता भी दिया 1024 का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मैंने बता दिया, और सबसे छोटा है 8 बिट्स। ठीक है, इसका आंसर समझ में आ गया आपको, आंसर क्या है टेराबाइट्स, सबसे बड़ा पूछा है ना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो डाटा इंक्रिप्शन तो है ही, डाटा का हाइडिंग करना भी है ना, डाटा को छिपाना, सूचना की पुनः प्राप्ति भी है, सब क्या है ये सिक्योरिटी से संबंधित है। लेकिन वाटर मार्किंग जो होता है ना ये सिक्योरिटी से संबंधित नहीं है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या है बी, आंसर क्या है 24 का बी। हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर अपना डेटा कहाँ जोड़ता है और तुलना करता है, सिंपल सी बात है ना। तो वेयर डज ए कंप्यूटर एड एंड कंपेयर इट्स डाटा, इसका लास्ट ऑप्शन है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मेन चीज होता है ब्रेन, क्या होता है हमने ऊपर में देखा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, विदाउट CPU कंप्यूटर कुछ भी चीज़ नहीं, ओनली वो मॉनिटर कहलाया जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने इस प्रकार से ICT से संबंधित, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQs को देखा, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व कराया है। इसके बाद भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से जितने भी यूनिट्स है पेपर 1 का, हम उसको यूनिट वाइज कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, और मैं पैरेलली चला रहा हूँ, है ना, हर एक यूनिट से मैं एक एक दो वीडियो लेक्चर आपके लिए अपलोड करते जा रहा हूँ। तो आप उसको देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।